Hello students, today our topic is fundamental subject causes and risk factors for developing illness। तो हम इसमें देखेंगे कि जो डिजीज़ डेवलप करने के लिए इलनेस डेवलप करने के लिए कौन कौन से कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। ए कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन और बिहेवियर दैट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग ए डिजीज एंड इंजरी। तो मीन्स क्या होता है कि जो हेल्थ होती है, हेल्थ और वेलबींग, जो हेल्थ और वेलबींग अफेक्ट किससे हो सकती है। ऐसे बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जिनसे हेल्थ अफेक्ट होती है और जिनसे इलनेस डेवलप होती है। ठीक है, तो जो रिस्क फैक्टर किसको कहेंगे। रिस्क फैक्टर जो पुअर हेल्थ या फिर डिसएबिलिटी या डिजीज़ या डेथ से जो लिंक होते हैं, उनको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है या कंडीशन या बिहेवियर हो सकते हैं जो डिजीज़ और इंजरी को डेवलप करते हैं या फिर उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे डिजीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक रिस्क फैक्टर इलनेस को कोज नहीं करता, मतलब एक रिस्क फैक्टर जो होता है वो कोज नहीं होता इलनेस का। ठीक, ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर या बहुत सारे कोजेज जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, जिनकी वजह से इलनेस डेवलप हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई फिजिकल इनएक्टिव है, तो फिजिकल इनएक्टिव के कारण वो ओबेस हो जाएगा। ओबेस, ठीक है, उसमें हो सकता है बीपी इंक्रीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए। ठीक है, उसकी वजह से उसमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, लीवर डिजीज़ हो सकती है। तो खूब सारी कंडीशन एक साथ उसमें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो जो जनरल कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो अब देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं कॉज और रिस्क फैक्टर्स के। तो पहला होता है बिहेवियरल, सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल, थर्ड होता है डेमोग्राफिकल, फोर्थ होता है इन्वायरमेंटल एंड फिफ्थ इज जेनेटिक। अब देखते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। सबसे पहले होता है बिहेवियरल, जिसमें क्या होता है कि जो बिहेवियरल फैक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये क्या होता है कि, तो इसमें क्या होता है कि बिहेवियरल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक एक्शन होता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्शन जो इंडिविजुअल चूज करता है या वो लेता है, मतलब इंडिविजुअल खुद ही कुछ एक्शन करता है, उसको ही इंडिविजुअल का बिहेवियर कहते हैं। तो उस बिहेवियर के कारण क्या क्या, मतलब बिहेवियर के कारण भी बहुत सारे ऐसे जो कंडीशन होती हैं वो डेवलप हो जाती है जो इलनेस का कोज बन सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बिहेवियर में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी है उसके, ठीक है, तो उसको वो एलिमिनेट करके, उसको वो ठीक करके या अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार के या बिहेवियर को सुधार के वो उसको ठीक भी कर सकता है। उस रिस्क फैक्टर को इसको रिस्क फैक्टर को अपने डिजीज से हटा सकता है या फिर डिजीज़ को भी ठीक कर सकता है। तो उसके बिहेवियर पे डिपेंड है कि उसको वो मतलब डिजीज़ से कितना इन्वॉल्व है, या फिर मतलब जो कोज या रिस्क फैक्टर हैं डिजीज़ के या इलनेस के, तो वो कितना मतलब कितना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं वो। तो जैसे कि स्मोकिंग होता है, ठीक है, स्मोकिंग टोबैको या ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल या न्यूट्रिशनल चॉइस। तो इनमें क्या होता है, स्मोकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग टोबैको, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं
इलनेस के लिए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो सकती है, जैसे लंग्स डिजीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है ना। और अल्कोहल से लीवर रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकती हैं, या न्यूट्रिशनल चॉइस, या न्यूट्रिशनल उसकी ऐसी चॉइस है, मतलब उसका अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है वो, तो उस वजह से भी उसमें एनीमिया हो सकता है, या फिर मतलब कुछ और न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटी उसमें हो सकती है, या फिर वो फिजिकली इनएक्टिव है, ठीक है। और स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द सन विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन, तो सनलाइट या सन रेज की वजह से भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है हो सकती हैं, जैसे स्किन का कैंसर हो सकता है अगर ओवर एक्सपोजर होता है सन का, तो या फिर नॉट हैविंग सर्टेन वैक्सीनेशन, ठीक है। अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो रखा है उसका, तो वो भी इलनेस का कोज हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं साइकोलॉजिकल। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल इसमें गलत प्रिंट हो गया। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें क्या होगा कि जो ये क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल की बॉडी और उसकी बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो कि उसकी जेनेटिक या लाइफ स्टाइल या फिर अदर और कोई भी जो बहुत सारे ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन के साथ में इन्फ्लुएंस करता है डिजीज़ को। तो जैसे कि बीइंग ओवरवेट और ओबेज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई ब्लड शुगर, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स भी कोई डिजीज़ या इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। थर्ड है डेमोग्राफिकल फैक्टर्स। तो डेमोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ओवरऑल पॉपुलेशन है ना, तो जो कम्युनिटी में जो मतलब सब तरह के लोग होते हैं, तो उनकी सबकी हेल्थ इसमें देखी जाएगी कि कौन सी डिजीज़ कौन सी एज वाले पर्सन को हो रही है और किस वजह से हो रही है, या फिर मतलब किस एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन सी एज रेस्पॉन्सिबल हो रही है ज़्यादा, ठीक है। कौन सा जेंडर है वो ज़्यादा प्रोन है किसी एक डिजीज़ के लिए, या फिर पॉपुलेशन या ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा हो सकता है जो डिजीज़ को पैदा करे, या फिर कुछ रिलीजन या फिर इनकम, ठीक है। इनकम की वजह से भी इलनेस हो सकती है। अगर किसी की इनकम कम है या फिर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, तो उसमें प्रॉपर जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सर्विसेज है, वो प्रॉपर नहीं होगी, तो उस वजह से इलनेस डेवलप हो सकती है, ठीक है। और जेंडर्स वगैरह हैं, जैसे जेंडर्स में जैसे मेल फीमेल है, तो कुछ डिजीज़ होती हैं जिनके लिए मेल ज़्यादा प्रोन होती हैं और कुछ होते हैं जिनके लिए फीमेल ज़्यादा प्रोन होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम ये सब फैक्टर्स भी देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन कौन कौन सी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। और जैसे एज होती है, तो एज में जैसे ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज वाले पीपल में ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। या फिर ऑक्यूपेशन है, किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो लॉन्ग टाइम तक उसकी सीटिंग पोजीशन है, या फिर लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, लॉन्ग टाइम सीटिंग, मतलब कुछ भी है, तो उनकी वजह से डिजीज, जैसे लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग है तो उससे डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे कंडीशन उसके हो सकते हैं। या फिर ऑक्यूपेशन उसका ऐसा है कुछ, तो अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल वो किसी कोल माइल्स में काम करता है, तो उसको लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर है वो एक वाइड रेंज टॉपिक को कवर करता है, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, ठीक है। इसे या फिर एज वेल एज फिजिकल,
केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिन सबको ये इन्वायरमेंटल फैक्टर कवर करता है। तो इसमें क्या देखते हैं मेनली, क्लीन एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन होना चाहिए अच्छा हेल्थ के लिए। वर्क इन द रिस्क इन द वर्क प्लेस या फिर एयर पोल्यूशन या सोशल सेटिंग। तो इन सब फैक्टर्स के कारण भी ये सब इन्वायरमेंट में ही आएंगे ना, इसी वजह से इनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहा जाता है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी इलनेस, अगर इन सब फैक्टर्स में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इलनेस या डिजीज कोज कर सकती है। उसके बाद में देखते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल जीन्स, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स एक इंडिविजुअल जीन्स पे डिपेंड होता है कि किसी इंडिविजुअल का जीन्स कैसा है। अगर हम एग्जाम्पल की मदर या फादर के जीन्स में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो उसके बच्चे में भी जा सकती है। तो जीन्स की वजह से क्या होगा कि कोई कंडीशन, कोई डिजीज कंडीशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इलनेस का रिस्क फैक्टर या कोज हम इसको मान सकते हैं। सम डिजीज सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी कम एंटायरली फ्रॉम एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो ये जो डिजीजेज हैं ये जेनेटिक की वजह से होती हैं, जो अब माता पिता से बच्चों को मिलती हैं। उसके बाद देखते हैं कोजेज ऑफ क्रोनिक डिजीजेज। तो क्रोनिक डिजीजेज के कोज क्या क्या हो सकते हैं, या इससे हम समझ सकते हैं कि कोज कैसे, जो कोज होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं, वो कैसे डिजीज़ को डेवलप करते हैं। जैसे कि अंडरलाइंग सोशियो इकोनॉमिक या कल्चरल या फिर पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है या फिर पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। तो उस वजह से क्या होगा कि कुछ रिस्क फैक्टर डेवलप होंगे। जैसे कि कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि मतलब अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी या टोबैको यूज़। तो मतलब ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इनको हम सुधार सकते हैं, इनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे अनहेल्दी डाइट है तो हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं, ठीक है। फिजिकली इनएक्टिव है तो फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए वजह से इन सबको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहा जाता है। एंड उसके बाद में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे एज एंड हेरिडिटरी। तो एज और हेरिडिटरी को हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा, जो इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर, इनकी वजह से इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर डेवलप होंगे, ठीक है। तो जो ये बेसिक रिस्क फैक्टर है उनकी वजह से इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर होंगे, जैसे कि जो ये अनहेल्दी डाइट, फिजिकली इनएक्टिव, टोबैको यूज़, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है, या फिर एबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स हो सकता है, ओवरवेट, ओबीस, ठीक है। और अब इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की वजह से क्या होगा, क्रोनिक डिजीज़ डेवलप होगी, जैसे कि हार्ट डिजीज़ होगी, स्ट्रोक, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज़। तो ये डिजीज़ डेवलप होगी इन सब रिस्क फैक्टर या फिर इन सब कॉजेज़ की वजह से, ठीक है। थैंक यू।